प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कॉमर्स की लेखांकन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेखांकन के अंतर्गत अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अध्याय 1 को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना बेहद जरूरी है। लेखांकन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 के अंतर्गत हम फर्म साझेदारी फर्म से संबंधित लेखों का अध्ययन करेंगे और भाग 2 के अंतर्गत हम कंपनी के खातों का अध्ययन करेंगे। भाग 1 को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, साझेदारी फर्मों के खाते, आधारभूत सिद्धांत। नंबर 2, साझेदार का प्रवेश। नंबर 3, साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। नंबर 4, साझेदारी फर्म का समापन। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं भाग 1 का प्रथम अध्याय, अर्थात साझेदारी फर्मों के खाते, आधारभूत सिद्धांत। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि साझेदारी व्यवसाय का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, साझेदारी संलेख क्या है, इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, साझेदारी संलेख न होने पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। इस परिभाषा से साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी अकेला व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की अधिकतम संख्या का वर्णन नहीं किया गया है, परंतु फिर भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। नंबर 2, साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है। ऐसा ठहराव मौखिक या लिखित हो सकता है। इस ठहराव के अनुसार ही साझेदारों के आपसी अधिकार व दायित्व निश्चित होते हैं। नंबर 3, व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय के करने के लिए होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए, अर्थात कानून की नजर में ये व्यवसाय सही होना चाहिए। किसी भी गैर कानूनी व्यवसाय को हम साझेदारी व्यवसाय नहीं कहेंगे। नंबर 4, लाभों का बंटवारा। ठहराव का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों का बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति कोई धार्मिक अथवा दान देने संबंधी ठहराव करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहेंगे। नंबर 5, व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। सभी साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकते हैं और प्रत्येक साझेदार फर्म के लिए किए गए कार्यों के लिए बाध्य होगा। नंबर 6, दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यवसाय में हानि हो जाती है तो उसमें व्यवसाय के संपत्ति के साथ साथ उसके घरेलू अर्थात उसकी व्यक्तिगत जो उसकी अपनी संपत्ति होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः इन सभी उपरोक्त बिंदुओं से साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषता आप सबको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा अगला बिंदु है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का क्या अर्थ है और इसमें किन किन मुख्य बातों को शामिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक होता है। यह ठहराव लिखित भी हो सकता है और यह ठहराव मौखिक भी हो सकता है, परंतु कानून की दृष्टि में लिखित हो या मौखिक हो यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी साझेदारों के द्वारा आपसी सहमति से कुछ बातों को लिख लिया जाता है।
इसी को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है, जैसे नंबर 1, फर्म का नाम व पता। इसका अर्थ यह है कि साझेदारी संलेख में यह उल्लेख होना जरूरी है कि व्यवसाय जो शुरू किया गया है उसका क्या नाम है और उसका एड्रेस, उसका पता क्या है, अर्थात उसका वह व्यवसाय जो किया जा रहा है वह किस जगह पर उसका ऑफिस बनाया गया है। नंबर 2, साझेदारों के नाम व पते। इस व्यवसाय में जितने साझेदारों ने हिस्सा लिया है उन सभी साझेदारों के नाम और उन सभी साझेदारों के पते भी लिखा जाना जरूरी है। नंबर 3, साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है उस व्यवसाय की प्रकृति। इसका अर्थ यह है कि साझेदार किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, यह बात साझेदारी संलेख के अंदर लिखी जानी जरूरी होती है। अर्थात कोई निर्माण की व्यवसाय किया जा रहा है या कोई किसी भी प्रकार को खरीदने और बेचने से संबंधित व्यवसाय किया जा रहा है, इस सब का उल्लेख किया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 4, साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार ने फर्म में कितनी पूंजी लगाई है या लगाएगा तथा पूंजी खाते चल होंगे या अचल होंगे, इन सब का वर्णन भी साझेदारी संलेख में किया जाना जरूरी है। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं और यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। नंबर 6, आहरण। साझेदारी फर्म से कितना रुपया निजी व्यय के लिए निकाल सकते हैं, इसका उल्लेख भी किया जाना बहुत जरूरी है। आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं और यदि ब्याज वसूल किया जाएगा तो किस दर से वसूल किया जाएगा, यह बताना इसमें जरूरी होता है। नंबर 8, लाभ हानि विभाजन का अनुपात। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय में कमाए गए लाभ या हानि को किस अनुपात में आपस में बांटेंगे, इस बात का भी उल्लेख किया जाना जरूरी होता है। नंबर 9, वेतन। वेतन किसी भी साझेदार को तब मांगने का अधिकार होता है यदि वह साझेदार अपने साझेदारी के अलावा कोई अतिरिक्त काम करता है तो उसको वेतन का अधिकार होता है, लेकिन यह वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना जरूरी है, तभी उसका भुगतान उसी के अनुसार किया जाएगा। नंबर 10, ख्याति। नए साझेदार के प्रवेश अथवा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय ख्याति की राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 11, साझेदार के प्रवेश के नियम। कोई भी साझेदार व्यवसाय में शामिल होता है तो वह किन नियमों के तहत साझेदारी में शामिल होगा। नंबर 12, अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने तथा मृत्यु पर उसके हिस्से की गणना किस प्रकार की जाएगी तथा उसके हिस्से का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। विवादों का निपटारा। साझेदारों में आपस में कोई विवाद होने पर उसका निपटारा करने के लिए किस विधि को अपनाया जाएगा, अर्थात यदि साझेदारों में आपसी झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर तो उसको किस प्रकार से निपटा जाएगा, इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। तो बच्चों, इन बिंदुओं से आपने समझा कि साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी में किन किन महत्वपूर्ण बातों को साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। अब जो अगला पॉइंट है, मान लीजिए ये साझेदारी संलेख ना हो तो हम किस प्रकार से साझेदारी के व्यवसाय को चलाएंगे, किन किन बातों को हम लागू करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है प्यारे बच्चों, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कौन कौन से नियम हैं। यदि साझेदारों ने कोई संलेख नहीं बनाया है अथवा मौखिक समझौता भी नहीं किया है अथवा साझेदारी संलेख में कोई विशेष बात नहीं दी गई है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के दिए गए नियम लागू होते हैं। ये नियम कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं इनको। नंबर 1, लाभ हानि विभाजन का अनुपात। लाभ हानि विभाजन का अनुपात समान होगा चाहे पूंजी कितनी भी हो, अर्थात साझेदारी संलेख न होने की दशा में प्रत्येक साझेदार को जो लाभ या हानि होगी वो इक्वल बराबर बांटी जाएगी। नंबर 2, पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदारी अनुबंध में पूंजी पर ब्याज का वर्णन नहीं है
तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, परंतु यदि साझेदारी संलेख में ब्याज का प्रावधान है तो ऐसा ब्याज केवल लाभों की सीमा तक ही दिया जा सकता है। हानि की दशा में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म के द्वारा कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, साझेदार को वेतन। किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन अथवा कमीशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, ऋण पर ब्याज। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर वह 6% वार्षिक ब्याज पा सकता है। फर्म को हानि होने की दशा में भी ऋण पर ब्याज का भुगतान अवश्य किया जाएगा। नंबर 6, नए साझेदार का प्रवेश। सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात किसी भी नए साझेदार को व्यवसाय में शामिल करने के लिए सभी साझेदारों का सहमत होना बहुत जरूरी है। नंबर 7, प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकता है। नंबर 8, प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उसकी प्रतिलिपि ले सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से उपरोक्त में से किसी भी प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद अब हम देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत उनके लेन देन किस प्रकार से किए जाते हैं, उनका लेन देन का रिकॉर्ड किस प्रकार से रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन बातों को हम लिखते हैं और कैसे कैसे लिखते हैं। देखिए, साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत जो सबसे पहले हमें खाता बनाया जाता है वो बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि समायोजन खाता। सबसे पहले यह खाता तैयार किया जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता। इस खाते को किस प्रकार से हम बनाएंगे, आइए हम जानते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता बनाने के लिए आपको सेम उसी तरह से एक टी शेप में खाता बना लिया जाता है, जैसे कि आप साधारणतया लाभ हानि खाता जो बनाते हैं ये भी उसी का एक रूप है। लेकिन लाभ हानि खाता बनाने के बाद जो आप लाभ या हानि कमाते हैं उसी लाभ या हानि को साझेदारों के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। कमाए गए लाभ या हानि को साझेदार किस प्रकार से बांटेंगे, उसके लिए हम लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं। तो देखिए, इसमें दो साइडें होती है उसी तरह से, एक हमारे पास दायां भाग, एक बायां भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि इस अकाउंट से पहले आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उस अकाउंट से आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट आप यहां पर शो करेंगे। यहां पर अमाउंट आप नोट कर देंगे कि कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया। इस प्रॉफिट के बाद आप देखेंगे कि आपने और क्या क्या पैसा किस प्रकार से आपने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया है और कौन कौन से ऐसी लेन देन है जिनसे आपका प्रॉफिट कम हुआ है। तो उनको हम, जिनसे प्रॉफिट कम होता है उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जिनसे प्रॉफिट बढ़ जाता है जो पार्टनर्स को मिलेगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत साझेदारों को ब्याज दिया गया तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, जितने भी साझेदार हैं ए बी सी, उनको जो भी इंटरेस्ट दिया गया है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को कुछ सैलरी दी गई है तो हम लिखेंगे, वेतन दिया गया है तो लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर को आपने कोई कमीशन दिया है तो लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। कोई पार्टनर को कमीशन दिया गया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा और कोई भी अगर आपने पैसे को रिजर्व कर लिया है तो वो भी आप इसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। और इन सब के अलावा मान लीजिए आपके पास पैसा आता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज।
तो ये हम इस पॉइंटों को ये लिख लेंगे इसमें। इसके बाद टोटल करेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और इन सब का टोटल कम है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाता है, और इस कमाए गए प्रॉफिट को आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी जो भी रेशियो है, मान लीजिए अनुपात उनका 1 और 1 है, बराबर है, तो यहाँ पे जितना भी बैलेंस आता है, एग्जाम्पल के लिए इसका टोटल आपका 1 लाख रुपए आता है, और यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लिखेंगे, और इसका टोटल आता है मान लीजिए 60,000 रुपए, तो आपको बैलेंस 40,000 रुपए आ जाएगा शेष। और इस शेष राशि को ए और बी दोनों में उनकी रेशियो में, उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो कि बराबर है। तो 20,000 रुपए और 20,000 रुपए दोनों के हिस्से में आ जाएंगे। ये किस तरह से इनका बंटवारा किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास ये 40,000 रुपए हैं, अनुपात इनका 1 और 1 है, तो 1/2 1/2, इस तरह से हम 20,000 रुपए दोनों को दे देंगे। ए के 20,000 रुपए और सेम इसी तरह से बी के 20,000 रुपए हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये था लाभ हानि समायोजन खाता। अब आप इसके माध्यम से आपको पता चला कि एक्चुअल में ये है क्या। एक होता है हमारे पास लाभ हानि खाता और एक होता है हमारे पास लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि खाता बनाने के बाद में लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट को बनाने का उद्देश्य केवल ये होता है कि जो प्रॉफिट कमाया है, उस कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद में जो बैलेंस बचता है वो सभी साझेदारों में बांट दिया जाए, उनके अनुपात में बांट दिया जाए। तो ये हमारा इसका मेन उद्देश्य होता है। इस पूरे खाते को समझने के लिए इसका मतलब है कि हमारे पास में हमें इन जो बिंदु लिखे गए हैं इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास में पहला बिंदु है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। दूसरा पॉइंट है वेतन। तीसरा पॉइंट है कमीशन, और फोर्थ पॉइंट है इसमें रिजर्व, और इधर पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब हुआ जब तक हमें इन सारे बिंदुओं का नहीं पता होगा तब तक हम इस खाते को नहीं बना सकते। समझ गए? आज मैंने आपको लाभ हानि समायोजन खाते का केवल एक प्रारूप बना के दिखाया है कि लाभ हानि समायोजन खाता किस प्रकार से बनता है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम आगे कोई भी अकाउंट, कोई भी लेखा नहीं बना सकते। तो इसको अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तभी जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम इस अकाउंट को बना ही नहीं सकते। इसका मतलब है अगली हमारी पूरी क्लास का एक टॉपिक जो हमारा स्पेशल इसके ऊपर चलेगा वो क्लियर होएगा, उसके बाद हम इधर के पॉइंट्स क्लियर करेंगे, तभी आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, आइए देखते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हम जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, साझेदारी की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, साझेदारी संलेख क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कौन कौन से नियम हैं समझाइए। और प्रश्न नंबर 4, लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप तैयार कीजिए। तो आज की क्लास में हमने इन 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पूरी क्लास को देखें, अच्छे से समझें। तो प्यारे बच्चों, आज समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं इन सबको आप अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। कोई भी बिंदु अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार वीडियो क्लास को दोबारा से रिवाइज करिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।